नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन शशिकांत और मन की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रही हूं एक स्पेशल शख्सियत से जो कि पॉलिटिकल, जिनका करियर बहुत लंबा चौड़ा है। और मैं डायरी लेके बैठी हूं क्योंकि बहुत सारे पदों पे ये रह चुके हैं। ये बसपा से लोकसभा, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में ये कांग्रेस नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एससी एसटी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं ये, और बिहार के एआईसीसी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो मैं आपको मिलाने जा रही हूँ ब्रजलाल खाबरी जी से। खाबरी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो ये हमारे शो का नाम है आपके मन की बात सुमन शशिकांत के साथ। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल बात, और बाकी आपकी मन की बात जो भी है, हम हमारे व्यूअर्स को, हमारी पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन अंदर से कैसे होता है। लोग उसको सिर्फ पॉलिटिकल तरीके से ही जानते हैं, हम बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि अंदर से कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट का शुरुआत हमारा उस समय मैं 19-20 साल का था और एक गांव में एक ऐसी घटना सामने आई। उस घटना से हमें प्रेरणा मिली और उस घटना से प्रेरणा मिलने के बाद मैं छात्र जीवन से आगे निकला और इस लड़ाई में शामिल हो गया। छात्र जीवन से ही हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला। छात्र संघ का चुनाव लड़े, एक बार नहीं दो बार लड़े हैं। चुनाव हाथ नहीं लगा। जिला पंचायत का चुनाव लड़े, वो भी हमारे हाथ नहीं लगा। लेकिन 1999 से पहले जो काम करने का एक मौका मिला है माननीय कांशीराम जी के साथ में, तो उनके साथ काम करते करते मन एकदम से मजबूत हुआ और 1999 में हमें लोकसभा का चुनाव मिला। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप जब से आपने होश संभाला है तब से ही आप पॉलिटिक्स में हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और आपको पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? देखिए, पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आवश्यकता है हर तरीके के सहयोग की, उनका सहयोग करें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका मतलब है पॉलिटिक्स में आने के बाद ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी सहयोग करने के लिए मन होता है। देखिए, जिस मूवमेंट में मैंने काम किया है, कांशीराम जी का लक्ष्य था कि देश के जो सर्वहारा समाज है, गिनती कुछ भी हो, वो तो 15 और 85 की बात करते आए हैं, वहीं से उन्होंने अपना जमीन बनाई है। तो हकीकत में कल भी वही था, आज भी यही है। जो देश का जरूरतमंद व्यक्ति है, जो सुबह से शाम तक अपने परिवार को चलाने के लिए भटकता रहता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांशीराम जी दुनिया में आए और मौका मिला उनके साथ हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को काम करने का। तो जो उन्होंने पढ़ाया है वो दिल से नहीं निकलता है, वो दिल में और दिमाग में बना रहता है। कभी कोई ऐसा आदमी दिखाई दे जाता है जिसको हमारी जरूरत है, भले ही हम उसकी पूरी ना कर पाए, लेकिन इच्छा होती है कि इसकी हम जरूरत को पूरा करें। और इसी विजन पर हम आज तक राजनीति करते चले आ रहे हैं। बसपा से किसी तरीके से वाद विवाद हुआ है और वाद विवाद के बाद हम कांग्रेस में आए। कांग्रेस में भी हम यही उम्मीद करके आए थे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर के जो हम वहाँ बसपा में नहीं कर पाए लोगों के लिए, यहाँ आकर के करें। और लगातार मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जब भी मौका मिलता है हम करते हैं। और मैंने सुना है कि आप प्रियंका जी के काफी करीब हैं, उन्हीं की वजह से आप कांग्रेस में आए हैं। ये क्या बात सच है? बिल्कुल सही बात है। पहली बार जब हमने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो दीदी के साथ बैठ करके बातचीत हुई है और दीदी ने हमें आश्वस्त किया और उन्होंने अपना वायदा भी निभाया। हमें उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए हैं, दो बार चुनाव लड़ाया है, उनका सानिध्य है। राहुल भैया भी हमको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे मिलना होता है तो मिलने का मौका मिल जाता है। बेशक जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं हम उन्हीं के साथ चल करके काम कर रहे हैं
और उनका सानिध्य मिलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे। अच्छा, खाबी जी बात बताइए, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो फिर आप क्या होते? में नहीं होते तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में होते, क्योंकि हमारा जो परिवार है हाँ। वो पढ़ा लिखा है और सरकारी जॉब में है। खाबी जी, ये आपने बताया कि आप SC/ST के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में SC/ST की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, देश के अंदर SC/ST की स्थिति जो शुरुआती दौर में जब 47 में देश आजाद हुआ उससे थोड़ा सा अप हुआ है, बाकी स्थिति वही है। जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तो एकदम से ग्राफ डाउन हो रहा है। कहीं कोई किसी भी तरीके से SC/ST के लिए कोई योजना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में ये है कि धार्मिक उस पर उत्पीड़न होना शुरू हो गया है, और ये सरकार का जो मोटो है वो बड़ा खतरनाक है। इस सरकार का मोटो ऐसे लगता है, ना गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेंगे, और इस मोटो को देखने के बाद लगता है कि हम फिर उसी दिशा में चले जा रहे हैं जिस दिशा से बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिया था कि आप इस रास्ते पे चल करके देश के मेरा समाज राजनीतिक मंदिर पर कब्जा करके अपनी दिशा और दशा सुधार लेगा। ऐसा कुछ दिनों तक लगा, लेकिन 14 के बाद से अब ये लगने लगा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उसको उल्टा कर लो। ये स्थिति है देश के अंदर SC/ST की। अगर रिजर्वेशन नहीं होता पॉलिटिकली, क्योंकि वो खत्म भी नहीं कर सकते 25 तक, तो जो राजनीतिक क्षेत्र में रिजर्वेशन मिला है SC/ST को, उसके अलावा किसी भी राजनीतिक सीट पर आप अलग से नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी दल नहीं लड़ाता है, अमूमन एक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी दल नहीं लड़ाता है। रिजर्वेशन में भी वो ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके इशारे पे चले। एक और परेशानी है, वो उनके इशारे पे चले। जब इशारे पे चलने वाले लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाकर लड़के आएंगे, जीत के आएंगे, तो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कोई भी बात नहीं कर सकते हैं हाउस के अंदर, जो मैंने देखा है। अच्छा। लोकसभा में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा, खुद के सामने से गुजरी बातें हैं, वो सारी हैं जो आपके सामने बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन लबोलबाब ये है कि रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सोच के दिलाया कि ये कमजोर तबके के लोग रिजर्वेशन के सहारे गैर बराबरी खत्म करके बराबरी के दर्जा पाएंगे। वो नहीं हो सका, आज भी नहीं है, और आने वाले टाइम में जो चुनाव है, अगर ये सरकार तीसरी बार बनती है तो ये भी खत्म होने वाला है। राजनीतिक रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे ये, ऐसा महसूस होता है। ये जन चर्चा है। अच्छा। अगर तीसरे बार आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मुंह से निकला स्टेटमेंट ये है 400 पार। 400 पार का मतलब लोग नहीं समझ रहे अभी, लेकिन स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि 400 पार होते हैं तो ये संविधान में तमाम जो अधिकार मिले हैं सर्वहारा समाज को, गरीब, दलित और वंचित लोगों को, ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और ऐसा भी लोग चर्चा करने लगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान जिससे देश चल रहा है, इसको भी खत्म करने की योजना है। ऐसा लोगों में चर्चा हो चुकी है, और ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के माध्यम से निकल के भी आए, स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम वहीं चले जाते हैं जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने के अधिकार दिए, उसके पहले चले जाते हैं। देखा होगा, देखते ही हैं लोग, और एक सीरियल के माध्यम से पूरी बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पर सीरियल चला है, उसे देखने के बाद तो NTV पे आता है, तो उसको देखने के बाद तो ये लगता है उस समय जानवरों से बदतर लगती है हमारी। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद कम से कम हम राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ था।
और थोड़ा सा हम आगे आए थे, लेकिन अब फिर अंधेरा नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति है। अच्छा खालवी जी, आपने अपनी तरफ से SC ST के लिए क्या स्पेशल क्या किया है आपने? कि सवाल SC ST का आपने पूछा है, ठीक है, उनकी जरूरत है, लेकिन हमने कभी SC ST अकेला नहीं रखा है। हमारे सामने जो भी आया है हमने उसका उचित सहयोग किया है। जहाँ तक SC ST का मामला है, ऐसे दो नई दर्जनों लोगों के हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक हमारे बहुत अच्छे अजीज मित्र थे, आज दुनिया में नहीं है। उन दिनों में हमारे जिले में डकैतों का बड़ा आतंक था, बड़ा बोलबाला था। तरह तरह के नामों के डकैत वहाँ प्रवास करते थे। तो हमारे मित्र को एक बार पुलिस उठा के ले जाती है और एनकाउंटर की योजना बना के ले जाती। उस समय मैं लोकसभा का सदस्य था और जैसे ही उसके बच्चे ने फोन किया रात को, बोले चाचा पिताजी को पुलिस उठा ले गई। कहाँ के थाने की ले गई है, पता लगा माधोपुर के थाने की पुलिस ले गई है। अच्छा। हमने तुरंत माधोपुर थाने में संपर्क साधा, मना कर दिया उसने। लेकिन दोबारा फोन उस बच्चे का आता तो कहता चाचा पापा को मार देंगे। तो हम थोड़ा सा सीरियस हुए, हमने एसपी को फोन लगाया और सारी बात बताने के बाद सुबह होते ही होते हमने अपनी गाड़ी उठाई और थाने की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगा रौन थाना है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे बैठा रखा है। वहाँ पहुँचते हैं, सर्च करने के बाद हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस थाने में है। जैसे ही थाने के लोगों को पता लगा कि सांसद जी बाहर आ गए हैं और यहाँ वो वाद विवाद हो सकता है, छोड़ना पड़ सकता है, उसने थाने ने तुरंत उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में डाला और भिंड जाकर के जो एसपी का जिला मुख्यालय है पुलिस का, तो वहाँ पहुँचते हैं एसपी के यहाँ। हमने गाड़ी अपना पीछे लगाई और उस जगह तक भी पहुँचे जहाँ हमारे साथी को लेके गए थे। हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। अच्छा, जहाँ एनकाउंटर करने का योजना थी। हाँ, योजना थी। तो मैंने उसको पीछा किया और उस पीछा करने के बाद वो एनकाउंटर नहीं हो सका। अच्छा। एसपी से हमारी काफी अच्छी भिड़ंत हुई और भिड़ंत में हमें सफलता मिली। 216 में उसका चालान हुआ, वरना उसको मार दिया गया होता। ऐसे घटना एक नहीं अनेकों हैं। एक ये तो एससी के थे साथी, एक हमारा आज भी जिंदा है वो लोग, लड़का, वो ओबीसी का है, पाल बिरादरी का। अच्छा। उसको भी किसी डकैतों को खाना देने के चक्कर में पुलिस उठा के ले गई। बबूल से बांध लिया गया, उसका एनकाउंटर होने जाना था। बबूल से बांध लिया मतलब आप कैसे? बबूल जंगल में ले जाकर के भाग ना जाए, तो बबूल का पेड़ खड़ा था, उसे रस्सी से बांध करके उसको, इनकाउंटर की तैयारी चल रही थी, योजना बन रही थी, जब तक हमें किसी शुभचिंतक ने फोन किया और हमने फिर से वही प्रक्रिया अपनाई। एसपी को हमने सीधे फोन करके बोला कि भाई आपका थाना हमारे इस लड़के को लेके गई है और निश्चित इसका एनकाउंटर हो गया। तो एसपी हम पर भड़ गए, बोले ऐसे कैसे कह देते हैं आप लोग, एनकाउंटर करते हैं, ऐसे कैसे एनकाउंटर हो जाएगा? हमने ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम कह रहे हैं। अच्छा। और गुस्से में उसने अपना थाने से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद पता लगा कि हाँ उसके पास है। उसे भी 216 में जेल भिजवा करके आज वो जिंदा है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है। अच्छा, वो जो लड़का, हाँ, लेकिन वो कहीं नहीं चूकता है कि हम जो जिंदा है आज वो खादी की देन है, ये कहने में नहीं चूकता है। अच्छा, भले ही वो बीजेपी में हाँ, भले ही बीजेपी में क्यों ना हो, कहीं पे किसी भी दल में चला जाए, लेकिन वो मेरे साथ रहता है, वो हमसे कभी अलग नहीं हुआ है और बड़ी दबंगी के साथ कहता है कि आज हम जिंदा हैं तो खादी की देन है। और उसने जब जेल से निकलने के बाद जो कहानी सुनाई है वो यथार्थ है कि उसका एनकाउंटर हो गया होता। एक दिन मैं चला आ रहा था क्षेत्र से घूम करके, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, दिसंबर का महीना था और जिस साइड से मैं गाड़ी जा रही थी, गाड़ी हमारी काफी स्पीड में थी। हमारा ड्राइवर जो था उसको मैं बोलता नहीं था कि रुक जाओ या चले जाओ, बस उसके हाथ रखा कि उसने गाड़ी को डाउन किया।
हम देख रहे हैं आगे की सीट पर बैठते ही हैं, आज भी बैठते हैं। तो एक देख रहे हैं कि साइड मोटरसाइकिल रोड के किनारे पड़ी है। मुझे डाउट हुआ कि निश्चित एक्सीडेंट है और कोई ना कोई पड़ा होगा। गाड़ी स्पीड में 500 मीटर चली गई। फिर मैंने नहीं माना मेरा मन, तो मैं बैक कराया। बैक करा के जब वहाँ उस पॉइंट पे जब मैं पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि एक 24-25 साल का लड़का नीचे पड़ा है, जिसके सर के चारों तरफ से ब्लड बह रहा है। हम जैसे आज ये हमारा गमछा है, मैं अपना गमछा उतारा, उसका सर बांधा पहले, फिर उसकी जेब को चेक किया। जेब को चेक करने का आशय था कि कोई इसका आता पता मिल जाए, डायरी मिल जाए, इसके घर पे पता कर ले। तो एक छोटी सी डायरी मिली, 3-4 जगह नंबर लगाने के बाद पता नहीं लगा। फिर मन में आया कि इसको अस्पताल तक ले चलें, ये शायद बच जाए। तो अपनी ही गाड़ी में उसको लिटा करके पुलिस को, पीछे वाला थाना जो था, उसको इन्फॉर्म करने के बाद कि हम यहाँ खड़े हैं, एक्सीडेंट में लड़का पड़ा है, आप तुरंत आ जाइए, मैं इसको अस्पताल ले जा रहा हूँ। उधर से गाड़ी आती है, हम अस्पताल पहुँच जाते हैं। जिला अस्पताल उरई में जब हम एंट्री होते हैं तो डॉक्टर आ जाते हैं, क्योंकि सांसद होने के नाते सब भागते ही हैं। देखा डॉक्टर ने, उसको देखने के बाद मुझे सांसद की इसको बचाना है तो ग्वालियर फर्स्ट एड में दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको बचाना है तो ग्वालियर भेजो, मेरे पास कुछ है नहीं। क्योंकि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अमूमन कुछ है नहीं। मेडिकल कॉलेज में नहीं है आज की तारीख में। मेडिकल कॉलेज केवल पट्टी बांध करके छोड़ देने वाला काम है हमारे बुंदेलखंड। अच्छा, उरई में तो मेडिकल में कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम माताजी को लेके गए तो सब हाथ पर खड़े कर लिए, बोले इनको बाहर ले जाओ, हम यहाँ ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमको तो झांसी ले जाना पड़ा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उसको हमने फिर एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस में फुल डीजल खुद जेब से डलवाया, ग्वालियर भेजा। और ग्वालियर भेजने के बाद वो 4 महीने के बाद ठीक हुआ। जब 4 महीने के बाद ठीक होने के बाद वो घर आया, मैं एक दिन बैठा था, 50 लोग बैठे थे हमारे साथ में, कुर्सियां पड़ी थी खाली, आके वो जमीन में बैठने लगा। तो हमने उसको डांटा कि भाई इतनी कुर्सी खाली पड़ी है, तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो। बड़ी मुश्किल में वो कुर्सी बैठा रहा थोड़ी देर। मैं सुबह की रेस में ही था, बिना कुर्ता पजामा के बैठा था। तो वो लोगों से पूछ रहा है, खावी जी से मिलना है, कब मिलेंगे, कब आएंगे। तो हम उसी को देख रहे थे, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज थी वो हमारे को अट्रैक्ट कर रही थी कि ये थोड़ा सा खिसका हुआ लग रहा है। हमने पूछा, कौन हो तुम? तो बोला, हम राम बाबू हैं, खावी जी से मिलना है। हमने कहा, मैं ही तो बैठा हूँ। तो बस पैर पकड़ के वो रोने लग गया। हमको, हमारा भी मन करुणामय हो गया। तो हम फिर गुस्सा में हमने कहा, तुम रो पे क्यों, सीधे बताओ, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी। बोले, तब उसने बताया, बोले साहब हम वही हैं जो आप उठा के हमको ग्वालियर भेज दिए, आपने हमको जिंदगी दी है और आप भगवान हैं, ये है वो है। अरे हमने चलो बैठो। फिर हमने उसको नाश्ता कराया। वो आज उसी रोड पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, उससे थोड़ा आगे चल के उसने अपना एक ढाबा बनाया है। ढाबा पे लोगों की सेवा कर रहा है, 2 रोटी कमा रहा है, वो सबको खिला रहा है। तो ऐसे घटनाओं से हमारा जीवन भरा पड़ा हुआ है और हमारी ये प्राथमिकता है, परेशान लोगों को देख करके मदद करने की इच्छा होती है। हम कर पाए या ना कर पाए अलग बात है, लेकिन इच्छा होती है। और वैसे भी कहते हैं भगवान जो है भरोसे का होता है। अगर भरोसा आपने किया तो भगवान, और नहीं भरोसा किया तो नहीं है। सही बात है, पूछो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। हाँ, तो ये हमारे लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा हिस्सा है कि इससे हम अलग नहीं हो पाते, आज भी नहीं हो पाते। चलते फिरते अगर कहीं समस्या दिख गई है तो पहला काम होता है कि पहले मैं उसको देखूं, समझूं, इसके बाद आगे बढ़ूं। ऐसे कई एक्सीडेंट हैं। तो आप चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे बसपा में रहे, एक इंसानियत आपके अंदर वो नहीं खत्म हो सकती है, किसी भी दल में रहे। आज एक कांग्रेस में भी मैं वही कहता हूँ, जो सही है सही को सही के तरीके से देखेंगे और जो भी होगा वो सही करना चाहिए। अच्छा खाबली जी, आपके किस्से सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपको बीजेपी ऑफर करती है कुछ, तो क्या आप बीजेपी में जाना चाहोगे? ऑफर करती है नहीं, कर चुकी है। अच्छा, कर चुकी है। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ
कि जिस मिशन और मूवमेंट से मैं चल के यहाँ तक आया हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के, माननीय कांशीराम जी के विजन को लेकर के। आज बीजेपी कोई भी ऑफर देती है, किसी को भी देती है, तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हमें स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी आती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरा दिल उस तरीके का है कि जो परेशान हाल आदमी है उसके साथ रहते हैं। जहां तक सवाल बीजेपी के ऑफर का है, हम ऑफर वाली राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति उन सर्वहारा समाज और परेशान आदमियों के साथ की है जिनको हम बहुत नज़दीक से जानते हैं, नज़दीक से उनको देखते हैं, नज़दीक से उनको पढ़ते हैं, उनके साथ रहते हैं। हमें अपने लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमसे लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उसको हम कैसे पूरा करें, ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। क्या देंगे वो, कोई भी क्या देगा। लोकसभा में हम रह के आए हैं, राज्यसभा में हम रह के आए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हम अध्यक्ष बन गए हैं। इनको ही दोबारा कोई रिपीट करेगा, लेकिन काम हम वही करेंगे जो हम करते चले आए हैं, जो हमारी एक हॉबी है, जो देश का संविधान कहता है कि परेशान आदमी की मदद करो, जिनको अभी तक हक और अधिकार नहीं मिले उन्हें हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं कांग्रेस के सारे हम अपने लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ले दे करके भारतीय जनता पार्टी कुछ विचार भी बनाई हमारे लिए, तो हमने इन सब चीज़ों को खारिज किया है कि हम जिस दल में आए हैं यही दल हमारा है और इस दल में ही हम लगातार काम करेंगे। क्योंकि एक बार एक दल को छोड़ने के बाद एक प्रश्न लग जाता है, और वो प्रश्न चिन्ह क्या होता है कि ये अरे अपने स्वार्थ के लिए गए। हम उस स्वार्थ के लिए नहीं जाना चाहते कहीं। हम स्वार्थ इतना सा है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी आपने पूछा था दीदी प्रियंका जी के बारे में। दीदी का भी जो सोच है वो इसी तरीके का है। राहुल जी तो सीधे सीधे बोलते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बोलते हैं। तो जब हमें जिस हमारे मन मुताबिक जो प्लेटफॉर्म है वो मन मुताबिक हमारे लीडर्स हैं, तो हम क्यों इधर उधर अपने स्वार्थ में। नहीं, जैसे आपने बोला राहुल जी, तो राहुल जी के बारे में आपको पता है लोग बहुत बातें करते रहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। वो नेशनल लीडर है हमारे, मेरे सम्मानीय है। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या कि आप मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि लोग राहुल जी के बारे में जो बोलते हैं वो उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या वो सही बोलते हैं या वो गलत बोलते हैं? देखिए, आज की राजनीति में, आज के राजनीतिक परिवेश में ये बिल्कुल फैक्ट है। राहुल जी जितना पढ़ा लिखा है और वो प्रैक्टिकल आदमी है। अगर उनकी अच्छाइयों के बारे में किसी को पता है तो गिनते गिनते थक जाएगा, इतनी अच्छाइयां। बस लड़ाई एक ऐसे जादूगर से है कि वो रोज झूठ बोलो, 10 बार दिन में झूठ बोलो, जोर से बोलो, वो सत्य नजर आने लगे। लड़ाई ऐसे आदमी के सामने है। मैं नहीं नाम लेना चाहता, जब देश जानता है इसके बारे में तो, लेकिन राहुल जी उसके सामने भी दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं और एक ना एक दिन झूठ हारेगा, सत्य जीतेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल जी का बस थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है शायद। हिंदी का क्या है कि देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसके द्वादश अर्थ निकलते, एक शब्द के द्वादश अर्थ निकलते हैं। अंग्रेजी एक ऐसा है कि एक शब्द के से ही 10-12 चीजें, मान जैसे सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ में सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर सिस्टर का मतलब सीधा सीधा हिंदी में बहन है, बहन है। सीधा सीधा भाभी है, सीधा सीधा साली है, सीधा सीधा चाची है, सीधा सीधा मामी है। अलग अलग रिश्तों के अलग अलग नाम है, लेकिन अंग्रेजी में सारे रिश्तों का नाम एक ही है। हाँ, एक ही है। मदर इन लॉ मतलब सब कुछ हो गया उसमें। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में अब ठीक लगता है, लेकिन
सामने वाले के हिसाब से देखा जाए तो अभी बराबरी नहीं है। भाषा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दिल जो है, दिल प्रॉब्लम नहीं कर दिल की सकता। प्रॉब्लम नहीं है। उन जैसे झूठे नहीं है, बिल्कुल सही बात कहने में हिचकते नहीं। बिल्कुल सही। मतलब कहने का मतलब है कि किसी की मदद करने के लिए भाषा बैरियर नहीं बनता है। आपको किसी की मदद करनी है, चाहे जिसे भी करना है, आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, आप आराम से दिल खोल के मदद कर सकते हैं। साफ दिल के इंसान हैं और अच्छे नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक मैं जो आजकल एक मीम सा चल रहा है उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। जैसा कि लोग बाग सोशल मीडिया पे भी बड़ा पॉपुलर हो गया है ये कि ईडी अगर आपके पास पहुंची है और आप अपना बता दो कि हाँ मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन की है, तो ईडी पीछे चले जाएगी, मतलब अपने लोग हैं। ये मीम चल रहा है, तो क्या क्या कहना चाहोगे आप इस पे? बिल्कुल ये मीम सही चल रहा है। ऐसा प्रदर्शन कई जगह देखने को मिला है। किसी भी दल का कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और वो नेता, उस नेता को बीजेपी वाले अपने दल में ले लेते हैं और उसको बिल्कुल पाक साफ और धुला हुआ साबित कर देते हैं। तो वही तो मैंने बोला है कि ऐसी कौन सी इनके पास वॉशिंग मशीन है कि चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला आदमी हो, अगर भाजपा में चला जाता तो साफ सुथरा हो जाता। तो उसी का तो मीम चल रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कई उदाहरण है, छगन भुजबल जैसे और रोज जैसे भुजबल तैयार हो रहे हैं। डे बाई डे ईडी और उसका दबाव दे करके, डरा धमका करके लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रोज कमाने और खाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। सुबह निकलते हैं, शाम तक कमा के आते हैं, तब उनका घर चल रहा है, उनकी बड़ी संख्या है। और ऐसे लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिएंगे? कितना शिक्षित बेरोजगार है हमारे इस देश में, उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे? लेकिन ये तो कांग्रेस के टाइम में भी था ऐसा कि इतने सालों से पोस्ट ऑफिस में पद खाली पड़े हैं, बैंकों में पद खाली पड़े हैं। ये तो 14 से आई है बीजेपी, इसके पहले से इन्होंने तो खैर खाली पड़े हैं अलग बात है, इन्होंने तो खाली ही नहीं छोड़े हैं, ऑफिस ही खत्म कर दिए हैं। कम से कम ऑफिस तो थे, पोस्ट ऑफिस में 50 लोग की जगह थी तो 15 आदमी कम पड़ रहे थे, 25 तो काम कर रहे थे वहां, लेकिन इन्होंने तो उसको ऑफिस को ही बंद कर दिया। वो 25 जो काम कर रहे थे उनको भी बेरोजगार कर दिया। समस्या ये है। आरोप तो लगते हैं, कांग्रेस पे भी लगते हैं, जो भी सरकार में आएगा उस पे लगते हैं, लेकिन नियति को देखिए आप इनकी नियत क्या है। सारे के सारे जो सरकारी संस्थान थे प्राइवेट को देते चले जा रहे हैं। प्राइवेट को क्यों देते चले जा रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है। प्राइवेट में इनको रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा। ये देश के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, इनको खत्म करने की एक योजना है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब यही है कि वहां पर जो है हमें रिजर्वेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी है कि बीजेपी ने काम भी किया। साफ सफाई के मामले में आप देखोगे तो हिंदुस्तान बिल्कुल चमकता है। कहीं ये काम तो बहुत सूरज अच्छा की जरूरत नहीं है, कभी रोशनी की जरूरत नहीं है, सफाई के मारे पूरा देश चमक रहा है। ये तो मतलब मैं अपना ये आपके एक्सपीरियंस को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये केवल और केवल अखबारों में, केवल टीवी और चैनलों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे सत्यता बहुत दूर है। अभी आपके दिल्ली में ही निकल के चलें, कहाँ जहां कहो वहां हम आपको कूड़े का ढेर लगा दिखा देंगे। पूरा मलिन बस्तियों में चले जाइए, नालियां बज जा रही हैं, इतनी गंदगी है, और बोलते हैं देश स्वच्छता की ओर जा रहा है। कहने में और करने में बहुत अंतर है। कथनी करनी में बड़ा अंतर है भाजपा का। नरेगा क्यों बंद किया? नरेगा से बहुत रोजगार मिला था। अच्छा, नरेगा क्यों बंद किया? ये जो रोजगार पा रहे हैं नरेगा से, ये खत्म हो। पैसा जो नरेगा में पैसा जा रहा था गवर्नमेंट का, गांव के हर एक मजदूर के हाथ लग रहा था, घर के चूल्हे जल रहे थे। वो नरेगा बंद करने का मतलब क्या है? यही है ना कि अंबानी और अडानी को पैसा देना। ये कहाँ नरेगा का जो किस्त आती थी गवर्नमेंट देती थी, वो कहाँ चली गई? अभी बहुत बड़ा
स्कैम चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। कंपनी है 1 करोड़ की, डोनेशन दे रही वो 2 करोड़। ये क्या है? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये उजागर कर दिया, तो लोगों तक थोड़ी थोड़ी पहुंच बार जानकारी हो रही। लेकिन ये काम था देश के चौथे स्तंभ में मीडिया का, ये सब बात को देश के हित में जन जन तक पहुंचाने का। ये देश के हित में नहीं काम कर रहे। अगर इस बात को गांव गली का और देश का हर आदमी जान जाए तो भारतीय जनता पार्टी से तो कोसों दूर चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। अब ये तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो दूसरे पे आरोप लगाएगी और हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी सब समान ही है। अब देश का हित होना चाहिए बस। आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, प्रमाण की बात है। प्रमाण सामने है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले को नहीं उठाया होता, इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला सामने देश के नहीं आया होता, तो कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को उजागर किया है, तब जनता में चर्चा है। जब जनता में चर्चा है तो खोजेगा, अखबार में भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, नेट की सेवाएं लेकर के लोग नेट पे निकाल के देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी साल में कितना कमा रही है, और कमा रही है तो डोनेशन किसको जा रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सब चीजें ऑन पेपर आ गई हैं, कोई किसी के कहने की बात नहीं रह गई। लेकिन अब इसको फैलाने की बात थी। देश के हित में अगर इसको जन जन तक पहुंचाने का काम है तो ये आपका मीडिया का काम है, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। जब तक ये इसको अपना सुबह से शाम तक का काम नहीं समझ के काम करेंगे, तब तक देश का आदमी नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोगों तक रह जाएगा और उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए, तो आप से बात करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे ठाकुर जी। और अब हम अगर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी, हम चर्चा ही करते रहेंगे। तो इसको फुल स्टॉप करते हैं यहीं पे। और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आगे। धन्यवाद आपका, सवेरे से आपसे बैठ हो गई है। जैसे जब भी आपको समय मिले, हमें समय मिलेगा, हम आपसे बात करते रहेंगे। जो भी कहीं इस तरीके की जरूरत होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिर आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील करेंगे कि किसी के लिए नहीं, अपने लिए सोच समझ के आगे बढ़ाएं, जिससे देश बने, देश बिगड़े ना, टूटे ना, लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे। जो देश की जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए समस्त देशवासियों को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आगे आने वाले समय पर सूझबूझ के साथ निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।